प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? बच्चों, आप सभी सुन रहे हो ना मेरी आवाज़ को? लेकिन हमारी इस दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो न सुन सकते हैं, न बोल सकते हैं। कई तो देख भी नहीं सकते। आपको पता है कि हमें देखने के लिए, सुनने के लिए, सूंघने के लिए, स्वाद चखने के लिए, महसूस करने के लिए, इन सब के लिए हमारे पास ये 5 अंग होते हैं। जैसे कि आँख, आँख से हम देखते हैं। नाक, इससे हम सूंघते हैं और सांस लेते हैं। कान, कान से हम सुनते हैं। जीभ, जीभ से हम स्वाद चखते हैं और बोलते हैं। त्वचा, त्वचा से हम महसूस करते हैं। ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। अगर ये 5 चीज़ें अर्थात ज्ञानेंद्रियां हमारे पास न हो तो हम न देख सकते, न सुन सकते, न बोल सकते और न किसी चीज़ की खुशबू या दुर्गंध का पता चलता और न ही हमारी त्वचा को गर्मी या सर्दी का एहसास होता। बच्चों, हमारे शरीर पर कोई चींटी भी चल रही हो तो हमें झट से पता चल जाता है। अगर हमारे पास ये ज्ञानेंद्रियां नहीं होती तो क्या हम समझ पाते कि हमारे आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है? ये पांचों हमारी मदद करते हैं। तो बच्चों, यह तो हुई अंगों की बात। अब हम चलते हैं अपने विषय पर। आज हम अध्याय नंबर 7 बिन बोले बात को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलो बच्चों, एक खेल खेलते हैं जिसका नाम है चुप तुम रहो, चुप हम रहें। इस खेल में सबको बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। सभी बच्चे 7-7 गुटों में बट जाएं। अब 7 गुट बन गए। सभी को एक एक कागज की पर्ची दी गई है। पर्ची पर कुछ लिखा है। सब अपनी अपनी पर्ची खोलो और अपने गुट में ही पढ़ो। सभी गुटों को पर्ची के अनुसार मूक नाटक तैयार करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि बिना बोले ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। तुम्हें अपने शरीर के अलग अलग अंगों से ही अपनी बात कहनी है, जैसे आँखों से, चेहरे के हाव भाव से, हाथ के इशारों से। सभी बच्चे तैयार हैं? ध्यान से देखो और पता लगाओ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। आपको ये खेल कैसा लगा? अच्छा, बुरा? अच्छा, क्या बिना बोले नाटक करने में मुश्किल आई? थोड़ी मुश्किल आई? आसान था? थोड़ी मुश्किल आई? क्या तुमने कभी किसी को इशारों से बात करते देखा है? जी हाँ, जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते वो हाथों से ही इशारा करके बात समझा देते हैं। आपने मूक कला को देखा होगा, जो पूरा नाटक बिना बोले हाथों के इशारों से या आँखों के द्वारा समझा देती हैं। ये देखिए, लोगों को इशारों की ज़रूरत कब पड़ती है? जब वो देख नहीं सकते, जब वो बोल नहीं सकते, सही, जब वो
बोल नहीं सकते तब उन्हें इशारों की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों, हम में से ज़्यादातर लोग बोल और सुन सकते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते और अपनी बातों को इशारों में समझाते हैं। दूसरों की बातें वो उनके होठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार हम सब भी सब कुछ तो नहीं कर सकते। जैसे कि हम में से कोई अच्छा गाना गाता है, लेकिन सभी तो नहीं गा सकते। कोई अच्छी कविता लिख सकता है, कोई कहानी, कोई अच्छे चित्र बना सकता है, कोई अच्छी पेंटिंग, तो कोई साज बजा सकता है। कोई क्रिकेट, कोई फुटबॉल, कोई बैडमिंटन खेल सकता है, तो कोई दौड़ सकता है और कोई पेड़ पर आसानी से चढ़ सकता है। ऐसे ही और भी बहुत सी गतिविधियां हैं जिनमें कोई ना कोई किसी न किसी में उत्तम होता है। ऐसे ही स्कूल में जाकर एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इसी तरह जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वे भी स्कूल जाते हैं और जाकर पढ़ते हैं और लिखना भी सीखते हैं। इन बच्चों को इशारों से बातें करने की भाषा सिखाई जाती है। अच्छा, अब बताइए, खेल को कैसे खेला गया? बोलकर, गाकर, बिना बोले? बिना बोले। खेल में कितने समूह बनाए गए? कितने गुट बने थे? 2, 4, 7। बिल्कुल सही, 7। खेल बिना बोले कैसे खेला गया? इशारों से, नाचकर, भागकर? इशारों से। सही मिलान करो। जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, इनके सामने हैं अपंग, बहरे, अंधे, गूंगे। इनका आपस में सही मिलान कीजिए। खाली स्थान भरें। वो रिक्त स्थान नहीं सुन सकता। गाना, किताब, पिक्चर। गाना। मेरी बहन रिक्त स्थान तो सकती है पर देख नहीं सकती। चित्र, किताब, सुन। सुन। जो सुन और बोल नहीं सकते वो कौन सी भाषा सीखते हैं? इशारों वाली, बोलने वाली? बिल्कुल सही, इशारों वाली। एक से अनेक शब्द। बहरा, बहरे। अंधा, अंधे। गूंगा, गूंगे। लड़का, लड़के। बहुत बढ़िया बच्चों। मेरी एक बहन है। मेरी बहन सुन नहीं सकती। मेरी बहन अनूठी है। बहुत कम लोगों की बहनें ही मेरी बहन की तरह होंगी। मेरी बहन पियानो बजा सकती है। वो पियानो के सुरों को महसूस कर सकती है। वो उंगलियों से छूकर पता कर लेती है कि रेडियो चल रहा है या वो बंद है। कूदने, उछलने और कलाबाजियाँ लगाने में उसे बड़ा आनंद आता है। मेरी बहन अब मेरे ही स्कूल में जाने लगी है।
वैसे माँ उसे घर पर होठ पढ़ने की ट्रेनिंग देती है। क्लास में टीचर और अन्य बच्चे मेरी बहन के कहे सभी शब्दों को समझ नहीं पाते हैं। वो जो कुछ कहना चाहती है उसे वो अच्छी तरह नहीं कह पाती है। कल मैंने धूप का चश्मा पहन रखा था। उसका फ्रेम काफ़ी बड़ा था। उसके कांच भी एकदम काले थे। जब मैं बोल रही थी तो मेरी बहन ने मुझसे चश्मा उतारने को कहा। मेरी भूरी आंखें उसकी भूरी आंखों से न जाने क्या क्या कहती हैं। बच्चों, ये कविता जीन व्हाइटहाउस पीटरसन की लिखी हुई है और इसका हिंदी में अनुवाद किया है अरविंद गुप्ता ने। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि जो सुन नहीं सकते वो बोल भी नहीं सकते। वो सारी बातें इशारों में करते हैं और समझते हैं। रिक्त स्थान भरो। मेरी बहन रिक्त स्थान बजा सकती है। पियानो। वह रिक्त स्थान से छूकर पता कर लेती है। उंगलियों। रेडियो चल रहा है तो वह रिक्त स्थान कर देती है। क्या करती है बच्चों? बंद। वो रिक्त स्थान जाने लगी है। स्कूल। माँ होठ से पढ़ने की रिक्त स्थान देती है। ट्रेनिंग। मैंने धूप का रिक्त स्थान पहन रखा था। क्या पहना हुआ था? चश्मा। बिल्कुल सही। मेरी बहन कैसी है? बहरी, अंधी, अनूठी। अनूठी। पियानो कौन बजाता है? बहन, मम्मी, पापा। बहन। रेडियो चल रहा है, वो कैसे पता कर लेती है? सुनकर, देखकर, उंगलियों से छूकर। उंगलियों से छूकर। कलाबाजियाँ कौन लगाता है? भाई, दादी, बहन। बहन। बहन ने क्या उतारने को कहा? चश्मा, पायल, जूते। क्या कहा था उसने? चश्मा। उसकी आंखें कैसी हैं? काली, भूरी, नीली। भूरी। सही मिलान करो। यहाँ 2 पंक्तियों में शब्द लिखे हैं, उन्हें मिलाएं। चश्मा, कांच, आँखें, टीचर, होठ, पियानो, रेडियो। दूसरी पंक्ति में है भूरी, उंगलियां, सुर, काला, बच्चे, फ्रेम, ट्रेनिंग। अब आप देखिए कि किसके साथ कौन से शब्द का मिलान होता है। एक मैं बताती हूँ। चश्मा। चश्मे के साथ फ्रेम। फ्रेम जैसे उसका बड़ा था तो इसलिए चश्मा और फ्रेम इनको आपस में मिला दें। बाकी आप स्वयं करें। बच्चों, हमारी आँखें भी बहुत कुछ बता देती हैं। छोटे बच्चे तो आँखों से ही समझ जाते हैं कि आज मम्मी हमें घूर रही है। जैसे कि कभी हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो बच्चे खूब शरारत करते हैं, तो मम्मी आँखों आँखों से ही उनको समझा देती है।
हमारा चेहरा भी देखकर बच्चे समझ जाते हैं। जैसे कि टीचर के कक्षा में आते ही बच्चे देख लेते हैं कि आज टीचर का मूड कैसा है। इसी तरह बच्चों, हमारे सभी अंग कुछ ना कुछ बोलते हैं। चेहरे को पढ़कर बताया जा सकता है कि अब वह दुखी है या खुश है, या गुस्से में है, या फिर परेशान है। बच्चों, कुछ लोग देख भी नहीं सकते, लेकिन वे भी पढ़ते हैं। उनके भी स्कूल होते हैं। वो अपने हाथों की उंगलियों के द्वारा ही शब्दों की पहचान करते हैं। इसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं। इससे जो लोग देख नहीं सकते, वे उंगलियों से उन पर जो उभार होते हैं उनको छूकर समझ जाते हैं कि ये कौन सा अक्षर है। बच्चों, दृष्टिहीन अर्थात अंधे लोगों के दिमाग बहुत तेज होते हैं। वे बहुत होशियार होते हैं। आपके घर के आसपास या आपका कोई छोटा भाई या बहन जो 6 से 8 महीने का हो, उसे देखो। वो कैसे अपनी बात को समझा देता है। कैसे समझाता होगा, आप सोचोगे? न तो वह चल सकता है, न वह बोल सकता है। तो बच्चों, ऐसे में उसके माता पिता झट से उसकी बात को कैसे समझ लेते हैं। जैसे कि उसको यदि भूख लगी है तो वो अलग से रोने की आवाज़ निकालता है। यदि उसे चाहिए कि उसके पास कोई हो तो वह जोर जोर से रोता है। जब आप उसके पास पहुंच जाते हो तो वो आपको देखकर अपनी बाहें फैलाते हुए थोड़ा थोड़ा अपने को ऊपर उठाता है। यदि उसका कोई पेट वगैरह की तकलीफ हो तो वो और तरह से रोएगा। तब भी माँ जान जाती है कि इसके पेट में कोई तकलीफ है, इसका पेट दुख रहा है। तो ऐसे बच्चे के रोने से ही माता पिता उसका पता लगा लेते हैं। बच्चों की आंखें भी बहुत कुछ कह जाती हैं। जैसे इस चित्र में देखिए, जब माँ बच्चे के पास आती है तो बच्चा खुश हो जाता है और माँ के जाते ही वह रोने लगता है। तो बच्चों बताओ, छोटा बच्चा अपनी बात कैसे बताता है? गाकर, रोकर, बोलकर। रोकर। बच्चा कब रोता है? जब उसे भूख लगती है, जब वो सो रहा होता है। जब उसे भूख लगती है। बच्चे की बात को कौन समझ पाता है? पड़ोसी, दोस्त, माँ। माँ ही उसकी बातों को समझ पाती है। खाली स्थान भरो। बच्चे को रिक्त स्थान लगी है। भूख, नींद, गर्मी। भूख। बच्चा अपनी बात रिक्त स्थान कर बताता है। गाकर, खड़े होकर, रोकर, रोकर। बच्चा अपनी रिक्त स्थान को देखकर बाहें फैलाता है। लोगों को, माँ को, कुत्ते को। किसको देखकर बाहें फैलाता है? माँ को। बिल्कुल सही। सही मिलान करो। बच्चा रो रहा है। बच्चा बाहें फैला रहा है। दूसरी तरफ है माँ को देखकर। दूध के लिए। बच्चा किसके लिए रो रहा है?
दूध के लिए। बच्चा बाहें फैला रहा है माँ को देखकर। ठीक है बच्चों, अब जो बच्चा 8 महीने का है वो तो अपनी माँ के पास घुटनों के बल चलकर अपनी बात कहने के लिए पहुंच जाता है। ऐसे ही बच्चों, जब वो 6 महीने का था तो रो रो कर अलग अलग आवाज़ें निकालकर अपनी बात बताता है, पर अब वो घुटनों के बल चलकर अपनी माँ के पास पहुंच जाता है और माँ समझ जाती है कि उसे क्या चाहिए। माँ बच्चे को देखकर कब बहुत खुश होती है? जब वह घुटनों के बल चलने लगता है, जब वह रोता रहता है, जब वह घुटनों के बल चलने लगता है। बिल्कुल सही। बच्चों, तुम सोच रहे होंगे कि ये कैसे चेहरे हैं? ना इनमें आंखें हैं, ना नाक और न ही मुंह। तो बच्चों, ये सब आपको बनाने हैं, पर साथ में जो लिखा है उसे पढ़कर। ध्यान से देखो, ये आफताब है। उसका खिलौना गिरकर टूट गया है। वह दुखी है। कैसा होगा उसका चेहरा? उदास, खुश, उदास। तो आपको इसका उदास चेहरा बनाना है। यह जूली है। कल ही इसकी छोटी बहन पैदा हुई है। वह बहुत खुश है। उसका चेहरा बनाओ। कैसा होगा उसका चेहरा? उदास, खुश, खुश। तो आपको इसका खुश वाला चेहरा बनाना है। यह दामिनी की अम्मा है। आज दामिनी से रसोई में अचार की शीशी गिर गई और टूट गई। अम्मा का चेहरा बनाओ। बच्चों, अगर आपसे कभी कोई ऐसी गलती हो जाती है तो आपकी अम्मा का चेहरा कैसा होता है? सोचिए। गुस्से वाला, खुशी वाला? गुस्से वाला। तो आपको दामिनी की अम्मा का गुस्से वाला चेहरा बनाना है। ठीक है? यह रिहाना है। रिहाना को कुत्तों से बहुत डर लगता है। वह खेल रही है। अचानक उसके सामने एक कुत्ता आ गया। कैसा होगा रिहाना का चेहरा? खुशी वाला, गुस्से वाला, डरा हुआ? बिल्कुल सही। रेहाना का चेहरा डरा हुआ होगा क्योंकि वह कुत्ते से डर गई। रिक्त स्थान भरो। रेहाना को कुत्तों से रिक्त स्थान लगता है। डर लगता है? डर नहीं लगता। डर लगता है। जूली बहुत रिक्त स्थान है। नाराज, खुश, खुश। आफताब का रिक्त स्थान गिर कर टूट गया। पेन, खिलौना, खिलौना। यामिनी से रिक्त स्थान गिर कर टूट गई। शीशी, गिलास, शीशी। यामिनी की मम्मी को बहुत रिक्त स्थान आया। प्यार, गुस्सा, गुस्सा। बिल्कुल सही।
सही मिलान करो। आफताब, रेहना, जूली, यामिनी की मम्मी। सामने है गुस्से वाला चेहरा, खुशी वाला चेहरा, डर वाला चेहरा, दुखी चेहरा। किसका कैसा चेहरा था, इनका आपस में आप मिलान करिए। तो बच्चों, आपने ये चेहरे देखे। चेहरे को देखकर सामने वाले को झट से पता चल जाता है कि ये दुखी है या खुश है, किसी चिंता में डूबा हुआ है या किसी शरारत की योजना बना रहा है या फिर शरारत कर रहा है। ऐसे बच्चे के चेहरे से सब कुछ पढ़ा जाता है। कई बार बच्चा बाहर से झगड़ कर आता है तो माँ झट से पहचान लेती है कि आज इसका किसी के साथ झगड़ा हुआ है। कई बार आप किसी बात को लेकर चिंता में हो तो माँ को इसका अनुमान भी लग जाता है। जैसे कि मोनू किसी के साथ शरारत करके आया। शरारत क्या की, किसी बाग में से आम तोड़े और माली को देखकर भाग लिया। माली पीछे पीछे, मोनू आगे आगे। मोनू भागकर घर के अंदर घुस गया। अब मम्मी ने देखा कि यह जरूर कोई शरारत करके आ रहा है। माँ तो चेहरा पढ़ लेती है। ऐसे ही पंकज का रिजल्ट आया है और वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आ रहा है। उसकी शक्ल से ही मम्मी को पता चल गया कि इसके नंबर अच्छे आए होंगे। उसने उसका चेहरा पढ़ लिया। चेहरे से सामने वाला झट से आपके भाव को पहचान लेता है। तभी तो कहते हैं, चेहरे बोलते हैं, ये दुखी है या सुखी है, गुस्से में है या परेशान है। चित्र में नाच की कुछ मुद्राएं दी गई हैं। इन्हें देखो और करो। बच्चों, नाच की कुछ मुद्राएं तुम भी सीखो और करके दिखाओ। देखो बच्चों, मुद्रा का अर्थ होता है अपने भाव प्रकट करना। ऐसे ही नृत्य में भी आप मुद्राओं के द्वारा अपने भाव प्रकट कर सकते हो। जैसे कि इस मुद्रा का चित्र देखिए। इसका भाव है कि यह एक कली है। इस मुद्रा में फूल को दिखाया गया है कि वो अब कली से फूल बन गया। इस मुद्रा में हाथ को सांप की मुद्रा में दिखाया गया है। इस मुद्रा में हाथों की मुद्रा से पता चलता है कि यह मछली के बारे में बता रहे हैं। बच्चों, छोटे बच्चों को यह कविता भी सिखाई जाती है। आपने भी मछली की कविता सुनी होगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, पानी में डालो तर जाएगी। बच्चों, आपके सामने ये चित्र हैं जिनको देखकर अनुमान लगाकर एक कहानी बनानी है। तो करें शुरू। इन चित्रों से तो मालूम पड़ता है कि गिलहरी ने कोई दावत रखी है, तो हम इस कहानी का नाम देंगे गिलहरी की दावत। बच्चों, एक गिलहरी एक जंगल में एक बड़े से पेड़ के ऊपर रहती है, खूब मजे में। वह उस पेड़ पर अकेली ही रहती है। एक दिन उसके मन में आया कि क्यों न एक दिन मैं अपने मित्रों को खाने पर आमंत्रित करूं। उसने उनको निमंत्रण भेजा कि कल आप मेरे घर पर खाना खाना। निमंत्रण पर उसने मैना, कौवा, चूहे और मक्खियों को बुलावा दिया। अब गिलहरी चावल और कई तरह की सब्जियां लेकर आई और उनको पकाने के लिए उसने आग जलाई।
और बर्तन में खाना पकाने लगी। देखो, गिलहरी कितने प्यार से खाना बना रही है। उसे बहुत खुशी है कि आज उसके मित्र उसके प्रीति भोज पर आ रहे हैं। बच्चों, जो भोजन प्यार से बनाया जाता है वह बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ऐसे ही गिलहरी ने चावल और सब्जियों को पकाया। गिलहरी बहुत खुश है। वो खुशी से नाच रही है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। उसे ऐसे लग रहा है जैसे न जाने आज उसके घर पर कौन आ रहा हो। देखो बच्चों, गिलहरी के घर मैना और कौवा आ गए हैं। वो देखो, मक्खियाँ भी कैसे पंक्ति में आ रही हैं और चूहे भी दौड़े दौड़े आ रहे हैं। गिलहरी बहुत खुश है। अब वो सबके लिए चावल और सब्जी परोसती है। सभी बहुत खुश होकर खा रहे हैं। सभी को उसका बनाया खाना बहुत पसंद आया। सभी मित्रों ने मिलकर दावत का आनंद लिया। सभी बहुत खुश गिलहरी से कहने लगे कि इतना मज़ा कभी नहीं आया। हम अपने अपने घर पर रोज खाना खाते हैं, लेकिन मिलकर खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। सभी ने गिलहरी का धन्यवाद किया और अपने अपने घर चले गए। बच्चों, यदि किसी को अपने घर पर बुलाओ या कोई मेहमान बिना बुलाए भी आपके घर आ जाए तो उसके लिए प्यार से खाना बनाओ और खिलाओ। सभी के साथ मिलकर खाना खाने में बहुत आनंद आता है। गिलहरी कहाँ रहती थी? पानी में, पहाड़ पर, पेड़ पर? बिल्कुल सही, पेड़ पर। गिलहरी ने खाने पर किस किस को बुलाया था? गिलहरी ने मैना को बुलाया, गिलहरी ने कौवे को बुलाया, गिलहरी ने चूहों को बुलाया, गिलहरी ने मक्खियों को बुलाया। चावल और सब्जी किसने पकाई? मैना, गिलहरी, कौवा? गिलहरी। भोजन किस पर पकाया? धूप में, पानी पर, आग पर? बिल्कुल सही, आग पर। आज तो दावत हो गई, ये किसने कहा? मित्रों ने, शेर ने, कुत्ते ने? मित्रों ने। एक से अनेक, एक मक्खी, अनेक मक्खियाँ। एक गिलहरी, अनेक गिलहरियाँ। एक मैना, अनेक मैना। एक कौवा, अनेक कौवे। एक चूहा, अनेक चूहे। सही या गलत? गिलहरी ने भोजन नहीं बनाया। गलत। कौवा चावल लाया था। गलत। मैना पार्टी पर आई थी। सही। गिलहरी पेड़ पर रहती थी। सही, बिल्कुल सही, पेड़ पर रहती थी वो। चूहे नहीं आए। गलत। सभी ने दावत में मज़े किए। सही। मक्खियों ने खाना नहीं खाया। गलत। बिल्कुल सही, क्योंकि आपने कहानी को अच्छी तरह सुना, इसलिए आपने सभी उत्तर सही दिए। तो बच्चों, कैसा लगा यह पाठ? मज़ा आया ना?